नमस्कार। आज हम भारत के आधुनिक इतिहास की एक ऐसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे जो जितनी आर्थिक थी उतनी ही राजनीतिक भी। ये कहानी है 19 जुलाई 1969 की आधी रात के उस एक अध्यादेश की जिसने सिर्फ कलम के एक झटके से भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये जो बात कही गई है, ये इस फैसले के असर को, उसके दूरगामी असर को दिखाती है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा कदम था जिसने भारत की इकोनॉमी की दिशा, आप कह सकते हैं कि दशकों के लिए तय कर दी। और इसको समझने के लिए इसके पीछे की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को समझना जरूरी होगा। और आज हमारी पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम तर्कों और तथ्यों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की असली वजह क्या थी, लोगों का भला करना या फिर अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करना। तो इस पूरे विश्लेषण के लिए हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। हम सबसे पहले उस समय के बैंकिंग के हालात से शुरू करेंगे, फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो संघर्ष चल रहा था उसे देखेंगे, राष्ट्रीयकरण की जो सीक्रेट प्लानिंग हुई उसे समझेंगे, फिर अध्यादेश में क्या था उस पर नजर डालेंगे, उस पर क्या रिएक्शंस आए, और आखिर में इसकी विरासत का मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर 1969 से पहले भारत में बैंकिंग का सिस्टम था कैसा। असल में बैंकिंग सर्विसेज में एक बहुत गहरा विभाजन था जो शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। देखिए, उस वक्त की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। जो प्राइवेट बैंक थे, जिन्हें बड़े बड़े इंडस्ट्रियल घराने चलाते थे, उनका पूरा का पूरा फोकस शहरों और बड़ी इंडस्ट्रीज पर था। उनका मकसद सीधी सी बात है, मुनाफा कमाना, और गांव में ब्रांच खोलना या किसानों को छोटे मोटे कर्ज देना, ये उनके लिए कह सकते हैं कि एक महंगा और जोखिम भरा सौदा था। तो नतीजा क्या हुआ? देश की लगभग 80% आबादी जो गांव में रहती थी, वो फॉर्मल बैंकिंग से, मतलब लोन की सुविधाओं से पूरी तरह से बाहर थी। अब आते हैं इस कहानी के पॉलिटिकल एंगल पर। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला सिर्फ आर्थिक जरूरतों की वजह से नहीं हुआ था। ये सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे एक गहरे वैचारिक और व्यक्तिगत संघर्ष का नतीजा था। इस पूरे झगड़े के सेंटर में था लोकतांत्रिक समाजवाद का आइडिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके जो लेफ्ट की तरफ झुकाव रखने वाले सलाहकार थे, वो मानती थी कि गरीबी और असमानता से लड़ने के लिए इकोनॉमी के जो कमांडिंग हाइट्स हैं, मतलब जो जरूरी सेक्टर्स हैं, उन पर सरकार का कंट्रोल होना ही चाहिए। लेकिन पार्टी का जो पुराना और ताकतवर गुट था, वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। और ये टकराव ना धीरे धीरे बढ़ता ही गया। 1967 में पुराने नेताओं के दबाव में आकर बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण का एक हल्का फुल्का प्रस्ताव पास तो हो गया, पर इंदिरा गांधी इससे खुश नहीं थी। उन्होंने पार्टी के अंदर ही पूरे राष्ट्रीयकरण के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया। और आखिरकार जुलाई 1969 में ये टकराव अपने पीक पर पहुंच गया, जब पार्टी टूट गई और मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। तो अब कांग्रेस साफ तौर पर 2 खेमों में बंट चुकी थी। एक तरफ थी इंदिरा गांधी, जो खुद को गरीबों और किसानों के मसीहा की तरह पेश कर रही थीं, और दूसरी तरफ था सिंडिकेट, मतलब कामराज और निजलिंगप्पा जैसे पुराने नेताओं का एक ग्रुप, जिसके सबसे बड़े चेहरे थे उस वक्त के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई। सिंडिकेट को लगता था कि राष्ट्रीयकरण इकोनॉमी में सरकार की बेमतलब की दखलंदाजी है, जबकि इंदिरा गांधी इसे अपनी सत्ता को मजबूत करने और अपने विरोधियों को साइडलाइन करने का एक अचूक हथियार मान रही थीं। तो जब इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटाकर राष्ट्रीयकरण का रास्ता साफ कर लिया, तो इस योजना को लागू करने के लिए एक बहुत ही गोपनीय ऑपरेशन शुरू किया गया। ये किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं था। इस पूरे ऑपरेशन को इतनी ज्यादा गोपनीयता और तेजी के साथ किया गया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि संसद के सेशन का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश के जरिए इसे फौरन लागू कर दिया जाएगा। और कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक छोटी सी टीम को सिर्फ 72 घंटे दिए गए। इस सीक्रेट टीम में आप सोचिए, सिर्फ 2 मेन ऑफिसर थे। एक थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिप्टी सेक्रेटरी DN घोष और दूसरे थे रिजर्व बैंक के RK शेषाद्री। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री दोनों को इस पूरे प्रोसेस से बिल्कुल बाहर रखा गया। इतना ही नहीं, जो RBI के गवर्नर थे LK झा, जो खुद भी नेशनलाइजेशन के हक में नहीं थे, उन्हें बस एक ऑब्जर्वर, एक सुपरवाइजर बना के रख दिया गया।
और ये कदम असल में इंदिरा गांधी के काम करने का तरीका दिखाता था कि कोई भी अगर विरोध कर सकता है तो उसे पहले ही रास्ते से हटा दो। और फिर 19 जुलाई 1969 की रात वो हुआ जिसने भारत के आर्थिक इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सारी खुफिया तैयारियां अब एक सरकारी कानून की शक्ल लेने वाली थीं। इस एक अध्यादेश के जरिए भारत के 14 सबसे बड़े प्राइवेट कमर्शियल बैंकों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। अब सवाल ये था कि किन बैंकों को लिया जाएगा, तो इसका आधार था डिपॉजिट, मतलब जमा राशि। जिन भी बैंकों के पास 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की कुल जमा राशि थी, उन्हें इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ये जो लिमिट थी, ये बहुत सोच समझ कर रखी गई थी, ताकि विदेशी बैंकों और छोटे भारतीय बैंकों को इससे बाहर रखते हुए देश के लगभग 85% बैंकिंग बिजनेस पर सरकार का कंट्रोल हो जाए। क्योंकि उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था, तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे थे। कैबिनेट की मंजूरी के फौरन बाद उन्होंने रात में ही उस अध्यादेश पर साइन कर दिए और बस भारत के 14 सबसे बड़े बैंक सरकारी हो गए। उसी रात देश के नाम अपने संबोधन में इंदिरा गांधी ने इस फैसले को एक प्रोग्रेसिव और समाजवादी कदम बताया। उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक ताकत को कुछ हाथों से निकालकर आम जनता के फायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इस अचानक लिए गए फैसले ने पूरे देश में जैसे तूफान खड़ा कर दिया। जहां एक बहुत बड़ा तबका इसका जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक और बौद्धिक हलकों में इसका जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण जैसे सम्मानित नेताओं ने इसकी नैतिकता पर सवाल उठाया। उनका मानना था कि इससे ताकत का केंद्रीकरण होगा, पावर एक जगह सिमट जाएगी और नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विपक्षी नेताओं ने सरकार के तरीके और उसकी नीयत पर सवाल उठाया। उनका साफ कहना था कि अध्यादेश का रास्ता अपनाकर सरकार ने जानबूझकर संसद में होने वाली बहस से बचने की कोशिश की है, जो कि पूरी तरह से एक अलोकतांत्रिक कदम था। तो सवाल उठता है कि इस ऐतिहासिक फैसले की विरासत क्या रही? क्या ये एक सफल कदम था या एक विफलता? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में देना आसान नहीं है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू बहुत अहम हैं। 1969 का ये राष्ट्रीयकरण और फिर 1991 के उदारीकरण सुधार, इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के दो बिल्कुल अलग-अलग ध्रुव माना जा सकता है। 1969 ने स्टेट कंट्रोल्ड वाले डेवलपमेंट का मॉडल बनाया, जो अगले 2 दशकों तक चला, और 1991 ने मार्केट पर आधारित इकोनॉमी की नींव रखी। बल्कि सच तो ये है कि 1969 ने जो आर्थिक ढांचा बनाया, 1991 के सुधार उसी ढांचे की एक प्रतिक्रिया थे। राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा और सबसे फौरी असर ग्रामीण भारत में देखने को मिला। बैंक की ब्रांचों का एक ऐसा विस्तार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये उन गांवों और कस्बों तक पहुंची जहां पहले बैंकिंग का नामो निशान नहीं था। लोन का जो पैसा पहले सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को मिलता था, उसे अब प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे खेती और छोटे बिजनेस की तरफ मोड़ दिया गया। इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी काम किया। चलिए, इस विश्लेषण को इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण ने यकीनन करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, लेकिन ये भी सच है कि इसने बैंकिंग सेक्टर में कई तरह की अकुशलताओं को भी जन्म दिया। ये फैसला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में मिल जाते हैं, तो उसके नतीजे कितने पेचीदा और कितने बहुआयामी हो सकते हैं।